हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है एंड आप एक एक लेक्चर करके बहुत अच्छे से उनको समझ पा रहे हो। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम इस चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आज हम ना जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये अभी आप पढ़ोगे 10th में भी काम आएगा। आपको तो बहुत ध्यान से समझना होगा, अगर अभी नहीं समझे फिर बाद में दिक्कत होगी, है ना बेटा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। चैप्टर कौन सा है हमारा? जीवन की मौलिक इकाई एंड उसमें हमारा टॉपिक है केंद्रक। ओके, चलिए तो यहीं पर केंद्रक को हम पढ़ेंगे। तो केंद्रक क्या होता है, कहाँ पर होता है, किसमें पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्या होता है, किससे बना है, सब चीज जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज केंद्रक की अगर मैं बात करूं तो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये किससे मिलकर बना है? मैंने बोला बेटा एक कोशिका है आपकी, सबसे बाहर वाला पार्ट प्लाज्मा झिल्ली, ओके, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है आपका? केंद्रक, एंड यहां पर होता है कोशिका द्रव्य जो पूरी कोशिका में फैला होता है। ठीक बेटा, यही तीनों मिलके हमारे क्या कहलाया जाता है? जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, और यही जीवन का भौतिक आधार है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से एक चीज बोली है कि बेटा ये जो आप पढ़ रहे हो ना, है ना, कि हम एक एक करके सबसे पहले हमने जाना कोशिका क्या है, फिर हमने जाना इसकी खोज किसने की, हमने जाना इसके प्रकार क्या हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे कि ये केंद्रक क्या है, ये प्लाज्मा झिल्ली क्या है, और साथ ही साथ आपका ये कोशिका द्रव्य आखिर क्या है। तो यहीं पर ध्यान से सुनना है कि एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में, ये जो बिंदु जैसी जो रचना आपको दिखती है केंद्रक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, मैंने इसके लिए एक लाइन बताई थी आपको। ठीक है, जब मैंने आपको कोशिका के प्रकार समझाए थे कि बेटा कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है बच्चा यूकैरियोटिक। ठीक है, तो केंद्रक किस में मिल रहा है? बिल्कुल बेटा, केंद्रक जो मिलता है वो यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, केंद्रक उपस्थित होता है। ओके, प्रोकैरियोट में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई वो जो होती हैं बेटा वो तो अविकसित कोशिकाएं हैं, है ना, उनमें नहीं मिलता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। अब केंद्रक के लिए खास लाइन कि केंद्रक को हम किस नाम से जानते हैं? केंद्रक को बेटा आपका कोशिका का नियंत्रण कक्ष। ठीक है, आ जाइए। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन है बेटा? केंद्रक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन है, कंट्रोल रूम कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। बेटा क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो ये कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ये क्या करता है? सभी चीजों पे कंट्रोल करता है। जैसे हमारे घर में कोई ना कोई बड़ा होता है, वो क्या करते हैं कि भाई वो ये देखते हैं कि चीजें ठीक से हो रही है नहीं हो रही, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो वैसे क्यों हो रहा है, कोई ना कोई कंट्रोल करता है ना चीजों पे। वैसे ही सेल के अंदर जो चीजें कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो ये मान लो कि भाई ये कर रहा है हमारा केंद्रक। ठीक है बच्चा,
तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष है हमारा केंद्रक। अब इसको एक बार जरा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से केंद्रक को देखो। आपकी एक यूकैरियोटिक सेल, मैंने अभी जस्ट बताया कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है ना। तो यूकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं? सभी जीव जंतु हमारे आ जाते हैं, सभी बेटा हमारे पादप आ जाते हैं, यानी कि प्लांट्स। तो यूकैरियोटिक जो बेटा कोशिका होती है, इसमें ये कोशिका, ये देखो न्यूक्लियस लिखा गया पिंक कलर का, यही हमारा केंद्रक होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने प्रोटोप्लाज्म को बताया था वो ये चीज बताई गई है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, एंड आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। चलिए तो अब केंद्रक के बारे में करते हैं अच्छी खासी और बातें। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका की खोज, तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रक की खोज किसने की थी? हाँ जी, तो बेटा केंद्रक की खोज कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन दो अलग साइंटिस्ट थे, है ना। कुछ बच्चों को लगता है दोनों एक हैं, रॉबर्ट आ रखा है क्योंकि नाम में, जबकि ऐसा नहीं है। रॉबर्ट हुक एक अलग थे जिन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी, एंड अगर हम बात करें कोशिका की खोज ही सबसे पहले उन्होंने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है बेटा उसको देखा था, यानी कि न्यूक्लियस को, ठीक। तो केंद्रक की खोज 1831 में यानी कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक। अब बात आई कहाँ पे की थी, ये भी मैंने आपको बताया है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कोशिका की खोज किसने की, कौन कौन साइंटिस्ट आए, फिर केंद्रक, तो मैंने ये पॉइंट आपको बता रखा है। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है बेटा प्लीज लेक्चर्स को देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी लेक्चर मिस करोगे देन आपको क्लियर नहीं होगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि चीज को समझ के तो ही आगे की चीजें क्लियर होंगी। क्यों ऐसे क्यों पढ़ते हैं हम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3? क्यों? क्योंकि होता यह है बेटा एक्चुअली कि आपने पहले कुछ चीजें पढ़ी, अब जो नेक्स्ट में आप पढ़ोगे पहले वाले से रिलेट करेंगे कि भाई ये ऐसे हुआ था। अब ये अगर आपको कोई स्टोरी सुनाई जाए, आपको पहले लास्ट पार्ट सुना दिया, फिर बीच का, फिर आगे, समझ आएगी क्या हुआ? नहीं आएगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे है, अगर आपने चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखा है तभी आप 2 देखें, 2 देखा है तभी आप 3 देखें, तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अब केंद्रक की जो खोज की थी बेटा वो एक ऑर्किड, जिसको हम ऑर्चिड भी कह देते हैं, एक पादप है ये, ठीक है। तो इस पादप की जो मूल होती है, मूल क्या होता है? मूल होती है बच्चा जड़, है ना। इसकी जड़ में यानी कि ऑर्किड पादप की जड़ में देखा था, है ना। चलो बात आ गई यहाँ पे क्लियर। तो कितने पॉइंट हो गए एक बार जल्दी से? हाँ जी बेटा, कितने पॉइंट आपको मैंने बता दिए, खोज बता दी कौन से साइंटिस्ट ने की, सेकंड चीज कहां पर की, थर्ड चीज किन कोशिकाओं में पाया जाता है, ओके, एंड फोर्थ चीज इसको किस नाम से जाना जाता है। ओके है, क्लियर है। ये 4 पॉइंट देखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आगे पॉइंट पे बात आएंगे। तो केंद्र के अंदर आखिर पाया क्या जाता है? तो याद रखिएगा बेटा जो हमारा न्यूक्लियस होता है, अब इसकी संरचना बताऊंगी, है ना। तो न्यूक्लियस यानी कि जो बेटा हमारा केंद्रक होता है, इसके अंदर पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ। क्लियर? क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, अब बात यहाँ पर ये आई कि मैम आनुवांशिक जो पदार्थ है ये होता क्या है। सबसे पहले हमें ये वर्ड तो क्लियर हो, आनुवांशिक पदार्थ है क्या है। तो मैंने बोला बेटा जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारा, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, मैंने बोला बेटा डीएनए। अब कुछ को पता होगा, कुछ ने सुना होगा डीएनए के बारे में, है ना। जैसे टीवी में देखते हो आप, इसका डीएनए टेस्ट करो, है ना, कि क्या ये इसी का बच्चा है, इसका डीएनए टेस्ट करो, क्या ये हुआ है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चा खो गया मेले में
तो आप किसके थ्रू, कोई कह रहा है कि ये मेरा बेटा, तो आप क्या करवाओगे, डीएनए टेस्ट करवाओगे, पता लगे ताकि भाई किसका बच्चा है, क्या वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो ये डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है क्या, ऐसा क्या है ये। आप में से मैं बात करूं, सभी की बात करती हूँ, सभी बच्चे अपने आप के वो देखना, आप सोचो कि आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई आपकी मम्मी से मिल रही हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी हरकत है जो आपके पापा से मिल रही है, मतलब कुछ चीज़ें हैं, बताओ कुछ चीज़ें हैं। तो यहीं पे याद रखना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें लाइक पेरेंट्स की होती हैं कि भाई कि फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि ये मेरे पापा या मम्मी, ठीक है, अब अपने मम्मी पापा को सोचो एक बार, आपसे कोई ना कोई बोलता होगा यार तेरी ये हरकत ना बिल्कुल तेरी मम्मी पे गई है, यार ये बिल्कुल अपने पापा पे है, सबने ये लाइन सुनी होंगी। और जब ये लाइन्स हम सुनते हैं तो कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मिल रही है, अच्छा हम उनके बच्चे हैं इसीलिए, बच्चे तो हैं लेकिन ऐसी क्या चीज़ हुई कि हमें मिली। तो बेटा ये जो आनुवंशिक पदार्थ है जेनेटिक मटेरियल, ये क्या होता है कि हमारे अंदर, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तब इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो हमारे अंदर क्या होता है, माता पिता के कुछ गुण आ जाते हैं। गुण क्या, यानी कि उनका कुछ डीएनए, जैसे फोटोकॉपी कराई, फोटोकॉपी आपकी एक ओरिजिनल कॉपी है, उसकी फोटोकॉपी क्या आया, क्या वो ओरिजिनल की तरह होती है, नहीं होती, सेम हम होते हैं। ये मान लो हमारे मम्मी पापा हमारी क्या है भाई, वो ओरिजिनल कॉपी है, हम उनकी फोटो कॉपी है, तो सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, कुछ चीज़ें जो छप चुकी हैं वो हमें मिलेंगी, जो नहीं है वो नहीं मिलेंगी। तो वो जो चीज़ें आई, वो जो गुण हमारे अंदर आए, किसकी मदद से आए, किसकी वजह से आए, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है बेटा, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। पूरा नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं 1 नंबर में कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे आ जाइए यहीं पर, तो एक लाइन और लिखेंगे, है ना, एक लाइन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, या फिर सिंपल लिखो कोशिका वर्ड, कोशिका में डीएनए, ठीक है, कहां मिलता है, केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। ओके, जबकि ये पॉइंट ही मैंने बताया बेटा, जब मैंने दोनों में आपके कोशिका के प्रकार को बताया था, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक वाली को। और अगर हम बात करें बेटा किसकी, प्रोकैरियोटिक की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको नहीं होना है, ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, कहां पर, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, क्योंकि केंद्रक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं मिलता। ठीक है, ये आपका ध्यान देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में कहां मिला, डीएनए, यानी कि हम यहाँ पे आप लिखो आनुवांशिक पदार्थ, आप लिख सकते कि केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है आनुवांशिक पदार्थ कहां मिलता है, कोशिका द्रव्य में, क्योंकि वहां केंद्रक नहीं होता। अब ये केंद्रक की है संरचना, ध्यान से देखिए संरचना को, आपको बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, कुछ धागे से पड़े हुए दिख रहे हैं, कुछ ब्राउन कलर का बाहर पार्ट है।
तो केंद्रक तो हमें पता लग गया कि ये है, अब जानेंगे इसकी संरचना क्या है, किन से ये मिलकर बना है ना बेटा। तो यहीं पर आपका आ जाता है केंद्रक की संरचना। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी जाएगी केंद्रक की संरचना। चलिए, तो बेटा केंद्रक जो होता है वो 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ओके, केंद्रक क्या होता है बेटा? केंद्रक जो होता है वो 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन संरचना होती है उनको हम लोग जानते हैं। चलो नंबर 1 इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। चलो नंबर 1 आ जाता है आपका सबसे पहले केंद्रक झिल्ली। सेकंड नंबर पर आ जाता है केंद्रक द्रव्य। ठीक, नंबर 3 पर आ जाता है आपका बेटा केंद्रिका। केंद्रक में और केंद्रिका में डिफरेंस होता है, ठीक है, याद रखना। एंड नंबर 4 पर आ जाता है क्रोमेटिन धागे। ठीक, तो ये 4 प्रकार के संरचनाओं से हमारा जो केंद्रक होता है वो मिलकर बना होता है। अगर आप केंद्र की संरचना एग्जाम में पूछी गई है, आप चारों में से एक को भी मिस कर देते हो, नंबर कटने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो आप केंद्र की संरचना को। सबसे पहले केंद्रक, आपका केंद्रक जो झिल्ली होती है मैं उसकी बात करूंगी। केंद्रक झिल्ली, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड केंद्रक द्रव्य, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर 3 पर आ जाता है केंद्रिका, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है जबकि केंद्रिका को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है बेटा, एंड लास्ट पार्ट है आपका क्रोमेटिन धागे। इनको क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन फाइबर यानी क्रोमेटिन तंतु, इन सब के नामों से ये जाना जाता है। क्लियर? ओके है। चलिए, अब आप कह रहे होंगे मैम यहाँ पे एक नाम और लिखा है केंद्रक छिद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये क्या होता है? तो आप देख रहे हो ये बीच में यहाँ पे जगह है, जगह दिख रही है। तो एक पूरा केंद्रक है एंड हमने देखा कि भाई सबसे बाहर की तरफ ये बीच बीच में छेद से दिख रहे हैं। ठीक है, क्या दिख रहे हैं? बीच बीच में छेद से दिख रहे हैं। तो ये होते क्या हैं? तो इन्हीं को जानते हैं। इधर आ जाइए, इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। एक कोशिका है। मैंने बोला बेटा कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। अब इस संरचना को हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा जैसे घर में एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि उसी दरवाजे के थ्रू आप अंदर भी आ रहे हो, है ना, आप बाहर भी जा रहे हो। क्लियर? ये कुछ ऐसे ही है छिद्र। कैसे? कि ये छिद्र क्या करते हैं कि कोशिका से अगर कोई चीज कहाँ आनी है? केंद्रक के अंदर आनी है, और केंद्रक से कुछ चीज जानी है कोशिका में बाहर। ठीक है, यहाँ पे बाहर जानी है। तो यहाँ पर ये चीजें आने और जाने के लिए कौन होता है? ये केंद्रक छिद्र। तो कोशिका के अंदर और बाहर जो भी चीजें आती हैं जाती हैं वो इन केंद्रक यानी कि कोशिका, बेटा याद रखना, ध्यान से सुन लो एक चीज और, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये केंद्रक है। अगर कोशिका के अंदर कोई चीज जाएगी वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर जाएगी, लेकिन कोशिका के अंदर कोई चीज अगर न्यूक्लियस, ठीक है, यानी केंद्रक के अंदर, और जैसे ये अंदर केंद्रक है, ध्यान से देखो, ये केंद्रक है अंदर। केंद्रक से अगर कोशिका में कोई चीज आनी है या कोशिका से कोई केंद्रक में चीज जानी है तो वो इस यहाँ पे ये जो छिद्र बने हुए थे जगह जगह पे, ये वाले, ठीक है, इनसे होकर जाएगी। लेकिन अगर कोशिका के अंदर कोई बाहर से चीज आनी है तो वो प्लाज्मा झिल्ली से होकर जाता है। एंड ये भी मैं पढ़ाऊंगी जब प्लाज्मा झिल्ली पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इन छिद्रों का काम ये होता है कि कोशिका और केंद्र के बीच में जब कोई चीजें अंदर बाहर जानी होती हैं तो वो यहीं से
ठीक है, चलिए अब एक एक संरचना को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, केंद्रक झिल्ली को। चलिए आ जाइए नंबर 1, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया बेटा ये सबसे बाहर, और मैंने बोला बेटा ये न्यूक्लियस है, अभी मैं सेल नहीं बना रही, न्यूक्लियस बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा ये आपका न्यूक्लियस है, सेल नहीं है। सेल अभी हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस ही बड़ा सा बना के बताऊंगी, जब सेल बनाऊंगे बताऊंगी। मैंने बोला बेटा ये आपका क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये सबसे बाहर वाली जो लाइन है केंद्रक की, यही हमारा क्या कहलाया जाता है, केंद्रक झिल्ली। डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको ब्राउन कलर का जो पार्ट सा दिख रहा है, येलो सा, जो सबसे बाहर की तरफ है, ये हमारा होता है केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या करती है बेटा, ये केंद्रक झिल्ली जो होती है ये काम करती है एक आवरण की तरह। एक आवरण मतलब एक खोल की तरह, और ये आवरण यानी कि ये जो खोल होता है बेटा, ये कैसे काम यानी कि कैसे काम करता है, तो ये आपका जो केंद्रक झिल्ली, जैसे कि भाई अंदर ये हमारी जो कोशिका है, आपका कोशिका के अंदर केंद्रक में भी जैसे प्लाज्मा झिल्ली थी, इधर आ जाओ एक बार वापस पे, ये प्लाज्मा झिल्ली है सबसे बाहर वाली, उसके अंदर केंद्रक है। ये वाली जो मेम्ब्रेन थी हमारी, ये वाली, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली लाइन है यानी केंद्रक झिल्ली। ये क्या काम कर रही है, ये आवरण खोल का, जैसे भाई हमने देखा कि कोशिका भित्ति पादप में उस कोशिका की रक्षा करती है, ये मान लो ये केंद्रक झिल्ली, मैंने बोला ये किसकी तरह काम कर रही है, आवरण की तरह काम कर रही है। तो ये किसकी रक्षा कर रही है, केंद्रक की रक्षा कर रही है, ठीक है। तो बेटा ये किसकी रक्षा कर रही है, बिल्कुल ये रक्षा कर रही है केंद्रक की। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आ जाता है बेटा आपका यहीं पर, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। जैसे कोशिका के अंदर पूरे में एक जेली जैसा पदार्थ फैला हुआ था जिसको हमने बोला साइटोप्लाज्म, ये है कोशिका द्रव्य। उसी तरीके से केंद्रक के अंदर भी है ना, ये केंद्रक है, इसके पूरे अंदर भी जेली जैसा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। वो कोशिका के अंदर होता है इसलिए उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, एंड ये केंद्रक के अंदर होता है इसीलिए इसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। तो केंद्रक द्रव्य क्या है, ये भी जेली जैसा पदार्थ है, ठीक है। अब इसी के अंदर ध्यान से देखो इसको, ये इन द ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है बेटा, ये ग्रीन कलर का जो पूरे में फैला हुआ है, इस तरीके से ये फैला होता है, और ये पूरा फैला हुआ जो है वो आपका केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ध्यान से देखो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में तो ये केंद्रिका भी पड़े हुए, क्रोमेटिन धागे भी। बस नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, क्लियर, कि केंद्रक द्रव्य जल जैसा पदार्थ है जो पूरे केंद्रक में फैला होता है, और क्रोमेटिन ठीक है, क्रोमेटिन धागे, ठीक है, तथा केंद्रिका, ठीक, दोनों कहां पे पड़े होते हैं बेटा, केंद्रक द्रव्य में ही पड़े होते हैं। केंद्रक द्रव्य में ही रहते हैं, ठीक है। तो यह वाला पॉइंट यहां पे क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आता है बेटा वो आ जाता है आपका केंद्रिका का, न्यूक्लियोलस। इसकी खोज जो की थी बेटा वो की थी फोंटाना ने, ठीक है। तो इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, फोंटाना ने की थी। एंड ये है क्या, करती क्या है, तो याद रखिएगा बेटा ये RNA, ठीक है,
किसको? आपका जो RRNA होता है और प्लस प्रोटीन, ठीक है, इन दोनों को बनाती है, यानी कि RRNA और प्रोटीन को, ठीक है, केंद्रिका बनाती है। ओके, और इन दोनों से मिलकर कौन बना होता है? इन दोनों से मिलकर हमारा एक कोशिकांग। आपको याद है मैंने आपको बहुत सारे कोशिकांग के नाम बताए थे, लेकिन सिर्फ नाम ही बताए थे। मैंने कहा था डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा। एंड अभी जब कोशिका द्रव्य पढ़ाऊंगी ना प्लाज्मा झिल्ली के बाद, उस कोशिका द्रव्य में ये मैं राइबोसोम डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी ध्यान सुनो, मैंने बोला केंद्रिका RRNA और प्रोटीन को बनाती है, ठीक। और मैंने बोला इन दोनों से मिलकर ही कौन बना है? राइबोसोम बना है। क्लियर है? क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब राइबोसोम, अब सोचो कि एक ना कंपनी है, तो वो फॉर एग्जांपल रसना ले लेते हैं, चलो ठीक है, अभी गर्मी है तुम्हें याद भी होगा। तो वो कंपनी है, वो रसना बना रही है, हम क्या बोलेंगे? ये रसना बनाने की कंपनी है ना। या फिर कोई फैक्ट्री, हमने बोला भाई ये तो इससे ये कपड़े बनाने की फैक्ट्री, आप क्या बोलते हो कि कपड़े की फैक्ट्री है। क्यों? क्योंकि वो कपड़े बना रही है ना। तो उसी तरीके से केंद्रिका RRNA प्लस प्रोटीन को बना रही है और इन दोनों से मिलकर ही राइबोसोम बनता है। तो राइबोसोम को फिर कौन बना रहा है? ये केंद्रिका बना रही है। और जिस तरीके से हमने बोला कि भाई ये फैक्ट्री जो है कपड़े बनाती है, यानी कि कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री, क्यों? क्योंकि उसने कपड़े बनाए। उसी तरीके से क्या हम ये नहीं कह सकते कि फिर कि केंद्रिका राइबोसोम की फैक्ट्री है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो केंद्रिका को याद रखेगा, जाना जाता है, यानी कि केंद्रिका को राइबोसोम की क्लियर है? तो केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री क्या किया जाता है बेटा? कहा जाता है। ओके है, बिल्कुल पॉइंट क्लियर। एक बार वापस रिपीट करूं, बहुत ध्यान समझेंगे। केंद्रिका जो है वो RRNA प्लस प्रोटीन को बना रही है, इन दोनों से मिलकर ये राइबोसोम बना है और इसीलिए हम इसको कह देते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट जो आता है बेटा, वो आ जाता है क्रोमेटिन धागे। ठीक है, क्रोमेटिन धागे बेटा सिंपल सी बात है, धागे जैसी रचना, तभी हमने कहा है। अभी हम इस डायग्राम को देखें तो अंदर धागे जैसे पड़े हुए दिख रहे हैं बेटा पूरे के पूरे केंद्रक में। ये धागे जो हैं यही क्या हैं? आपके क्रोमेटिन धागे हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये धागे आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे पड़े होते हैं। ये क्या है? धागे जैसी रचना। ये जो धागे दिख रहे हैं, पता एक्चुअल में क्या है? यही DNA है। तो क्रोमेटिन धागे क्या है एक्चुअल में? ये ही DNA ही होते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लें। कोशिका विभाजन से पहले, यानी कि सेल डिवीजन से पहले, ठीक है, ठीक, कोशिका विभाजन से पहले DNA ठीक है, केंद्रक में क्रोमेटिन धागों के रूप में होता है, ठीक है, तथा कोशिका विभाजन के बाद, ठीक है, क्या बोला बेटा? तथा कोशिका
विभाजन के बाद यह गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। कौन? ये क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। चलो अब यहीं पे आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल एक चीज समझाऊंगी अब तुम्हें। इधर आ जाइए। धागे जैसी थी, मैंने बोला बेटा क्रोमेटिन धागे, यानी कि एक्चुअल में मैंने बोला ये डीएनए ही होते हैं। तो जब तक सेल डिवीजन नहीं होता, बोलेंगे हम सेल डिवीजन क्या है। जब याद करो मैं रुडोल्फ विर्चो बताया तो मैंने बोलता बेटा रुडोल्फ विर्चो जो है, इन्होंने बोला कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका बनती है, यानी कि कोशिका का बटना और जो बटिया नए कोशिका बन जाती है। आगे ये भी डिटेल में आएगा, है ना, सब्र रखना है बस थोड़ा सा। तो जब तक कोशिका विभाजन नहीं होता, डीएनए कैसे मिलेगा? इन क्रोमेटिन धागों के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो जब तक कोशिका विभाजन नहीं होता, हाँ ठीक है, यानी कि जब तक कोशिका विभाजन नहीं होता, डीएनए जो होता है वो इन क्रोमेटिन धागों के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन हो गया, मैंने क्या बोला कि यही क्रोमेटिन धागे इस संरचना में आ जाते हैं। तो यही जो क्रोमेटिन धागे अभी आपको ऐसे दिख रहे थे, जैसे ही सेल डिवीजन हो गया ये ऐसे बन गए। ठीक है, यानी कि अभी ये ऐसे थे, ये धागा, मैंने बोला ये क्रोमेटिन धागे हैं। ठीक है, यहां पे क्या हुआ बेटा? कोशिका विभाजन। क्लियर? और अब किस में बदल गए ये? इस संरचना में। और अब मैं इसको क्या बोल रही हूं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब देख रहे हो अंदर एक संरचना दिख रही है। एक्चुअली में पता है ये संरचना बनी कैसे है? तो ध्यान से देखिए, आप देख रहे हो कि हमारा जो क्रोमोसोम है उसके अंदर एक संरचना बन रही है ना, और फिर ये बाहर से ऐसे बन रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया डायरेक्ट, आप अंदर संरचना दिख रही है। पता है एक्चुअल में कैसे होते हैं? देखो, होता एक्चुअल में ऐसी है, लेकिन ये संरचना बनी कैसे है? तो ये जो अभी तक क्रोमेटिन धागे थे ना, जब विभाजन होता है तो डीएनए एक्चुअल में क्या, मैंने बोला बेटा एक धागा है। एक्चुअली जब इसकी संरचना का अध्ययन होता है तो डीएनए कैसा है? इस तरीके से दिखाई देता है कुछ। ठीक है, और ध्यान से देखो ऐसी कुछ संरचना है। मैंने बोला विभाजन हो गया। अब जैसे ही विभाजन हुआ, ठीक है, दो धागे दिख रहे थे, तो इस तरीके से होता है। ये एक ही रहा, ध्यान से देखना। ठीक है, एक इस तरीके से इधर आ जाता है। ओके, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। अब ये कैसे? अब मैं इसको इस वाली शेप को दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। अब मैंने इसको ये शेप दे दी, बिल्कुल दे सकती हूँ बेटा इसको, है ना। अब ये क्या बन गया? यही क्रोमोसोम है। डीएनए कुछ इस तरीके से इसके अंदर होता है। ठीक है, समझ आ गया पार्ट? तो क्या है, देखो हमारी एक कोशिका थी। ठीक है, हमारी क्या है बेटा? हमारी एक कोशिका है। ये अंदर उस कोशिका के अंदर बिंदु जैसे रचना केंद्रक है। अब इस केंद्रक को जब हमने देखा, अंदर दिख रहा है बेटा क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि ये कैसे बने, कि ये पहले ऐसे नहीं थे, ये बने कैसे आपको पता लग चुका है। ठीक है, बीच वाला पार्ट जो होता है बेटा इसका, ये वाला जहां पे ये सारी आर्म्स जुड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये डीएनए क्यों निकल रहा है ये भी आपको पता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम क्या है? डीएनए ही तो है। अब एक पार्ट आया है, ये जीन क्या है। ठीक है, तो मैंने बोला बेटा ये एक डीएनए है। ठीक है, मैंने बोला इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा हमारा जीन कहलाया जाता है। ठीक है, तो जीन क्या है? डीएनए का छोटा सा भाग। ओके, डीएनए का छोटा सा भाग। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनती है इसकी? डेफिनेशन ये बनती है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्लियर है? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कह देते हैं। ओके, तो डी आपको ये पता लग गया गुणसूत्र क्या है?
जीन क्या है? जीन क्या होती है बेटा? जो लक्षणों का निर्धारण करती हैं। ठीक है, कि काला है, गोरा है, कैसे लक्षण है, तो लक्षणों का जो निर्धारित करती है वो कौन होती है? वो करती है जीन। ठीक है, तो जीन करती है लक्षणों का निर्धारण। और इसी के साथ आपका केंद्रक वाला टॉपिक हो जाता है क्लियर। गुणसूत्रों के लिए एक चीज और बोलूंगी, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, इनके जो नंबर्स होते हैं वो बेटा सभी में अलग अलग होते हैं। हर किसी में, कुछ का कोई प्लांट है, कोई भी एनिमल है, सब में अलग अलग होते हैं। मनुष्य की बात करेंगे एक बार। ठीक है, मनुष्य हम, क्योंकि यही आपके कोर्स में, तो बेटा मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या है, क्लियर है? तो बेटा ये होती है 23 जोड़ी। याद रखना बेटा, मैंने जोड़े की बात करी, मैंने बोला मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। ये जोड़े की, और एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। यानी कि बेटा कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? कुल कितने हो गए? 46। ठीक है, जिसमें से याद रखना 22 जोड़ी जो होते हैं वो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जबकि 23वां अलग होता है। ठीक है, वो नर में अलग होगा, मादा में अलग होगा। क्लियर? तो ये था आपका केंद्रक। गुणसूत्र क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, हो चुकी है पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर। तो आई होप आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक जितने हमने टॉपिक्स पढ़े सारे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड आने भी नहीं दूंगी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हमने खत्म किया है केंद्रक को। अभी तक आपके इस चैप्टर के 3 लेक्चर हुए हैं, L1, L2, L3 आज हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं 3 लेक्चर, देखो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।